जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे समग्र मनोविज्ञान की क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 5 में साथियों आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि मैंने विभिन्न विद्वानों की क्लासों से सिलेक्ट किए हैं, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है और जो पिछली एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो साथियों बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। पूरे मनोयोग के साथ, शिद्दत के साथ आपको क्लास को देखना है और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है साथियों, ताकि जो भी आपका कंफ्यूज है वो एकदम क्लियर हो सके। साथियों चाहे आप टीचर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें से साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है, तो ये वाली क्लास आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है, आपकी तैयारी को परखने वाली है। चलिएगा साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया, 1 मिनट आप रुकिएगा, कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बोल रहा है नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक या अंतर्नोद। तो साथियों देखिए, थॉर्नडाइक में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें जो सब महत्वपूर्ण नहीं है वो है साथियों यहाँ पर ऑप्शन जो है क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्योंकि क्रिया प्रसूत सिद्धांत की हमारे पास कौन बात करता है, हमारे पास क्रिया प्रसूत सिद्धांत की हमारे पास बात करते हैं स्किनर, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत बताया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा। अधिगम सोपानिकी के अनुसार इन्होंने अधिगम के, साथियों आपको पता होगा अधिगम के रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के कुल मिलाकर 8 प्रकार से इन्होंने अपने सोपान में रखे थे, जिनमें से इन्होंने सबसे निम्न स्तर पर जो सोपान बताया था साथियों वो बताया था यहाँ पर यहाँ पर बताया था उन्होंने संकेत अधिगम, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। भाई उद्दीपन परिवर्तन कौशल का है, समापन कौशल का है, पुनर्बलन कौशल का है या प्रस्तावना कौशल का है। तो क्या प्रस्तावना कौशल में आप अपने आवाज़ का उतार चढ़ाव करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। पुनर्बलन भी क्या एक बार जोर से शाबाश बोलोगे, एक बार आराम से शाबाश बोलोगे, क्या ऐसा दोगे पुनर्बलन? तो ये भी बिल्कुल नहीं होता, ऐसे में भी नहीं होता। समापन कौशल में भी भाषा का कोई उतार चढ़ाव का महत्व नहीं, लेकिन अगर आप उद्दीपन परिवर्तन करते हो तो वहाँ पर भाषा का उतार चढ़ाव होता है साथियों। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए। ऑप्शन पहला है साथियों वैयक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। भाई उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या क्या काम आएगी जब बच्चा ही मंदबुद्धि है। संवर्धन उपागम ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। त्वरण उपागम भी उनके लिए होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन पहला है यानी कि वैयक्तिक अनुदेशन जो है साथियों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एक कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है, तो सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई यहाँ पर लक्ष्य है, तो ये भी राइट आंसर है। कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है, देखिए विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होकर के क्या होता है, गुणात्मक प्रक्रिया है। क्या है साथियों? विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होकर के क्या होता है, गुणात्मक प्रक्रिया होता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती है। साथियों आपको पता होगा कि जो ब्रूनर है ये रचनावादी सिद्धांत पर कार्य करते हैं और पियाजे भी रचनावादी सिद्धांत पर, इन दोनों के ने अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। पूछा जा रहा है कि ब्रूनर की संज्ञा जो प्रतिबिंब अवस्था है, ठीक है, वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। तो आपको पता होगा कि जो ब्रूनर ने इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई है, जिनमें से जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था इसकी जो अवधि बताई थी साथियों वो बताई थी 1 से लेकर 7 वर्ष, ठीक है। 1 से लेकर 7 वर्ष इन्होंने अपनी अवधि बताई थी, लेकिन यहीं पर 2 से लेकर 7 वर्ष तक जो पियाजे ने बताई थी साथियों वो बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो ऑप्शन डी है वो अपना हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के शील गुण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है।
तो ऑलपोर्ट ने सर्वप्रथम शील गुणों का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, सर्वप्रथम। तो ये अपना राइट आंसर नहीं होगा, ये तो संबंधित है। केटल भी है, आइजेंक भी है, लेकिन जो फ्राइड है साथियों, इन्होंने शील गुणों के सिद्धांत नहीं दिए थे। जो ऑप्शन पहला है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सृजनात्मकता समस्या समाधान की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचना पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या अनुवादन। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी ऑप्शन। ये सृजनात्मकता की चारों विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? क्या ऑप्शन पहला इसे कौन बता सकता है? भाई इसका तो एक ही आंसर रहेगा, इसलिए यहाँ पर कोई सृजनात्मकता का चिंतन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसे कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? इसे कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? उत्तर भी एक ही होगा। सही उत्तर बताइए। ये भी यहाँ पर बंद प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा एक ऐसा प्रश्न जो खुला हुआ है, और खुला प्रश्न ही हमेशा सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। जो बी ऑप्शन है साथियों आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है? मूल्यांकन शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है, अवश्रेणीयन शिक्षण है या वास्तविक शिक्षण है? ठीक है, अवश्रेणीयन शिक्षण को हम कह सकते हैं कौशल, ठीक है, कौशल शिक्षण भी इसको हम कह सकते हैं, कुशलता, कौशल विकास शिक्षण भी इसको हम कह सकते हैं। तो अब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अवश्रेणीयन शिक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षतावाद या योग्यता। तो योग्यता क्या व्यक्ति थोड़ी है परीक्षण, योग्यता तो व्यक्ति में होती है। तो यहाँ पर योग्यता नाम की कोई विशेषता नहीं होती परीक्षण की, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? कौन से विकास की बात हो रही है? शारीरिक विकास की। तो वंशानुक्रम बिल्कुल ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है, खेल और व्यायाम भी करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। सी ऑप्शन है साथियों व्यक्तिगत मूल्य, और डी ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो देखिएगा पूर्व परंपरागत स्तर की बात करें तो यहाँ पर दंड और इससे संबंधित की अवस्था मानी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो होगा आपका अंतर्निहित संभावित दंड। जो ऑप्शन पहला है वो आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। भैया आपको किसी शिक्षक के द्वारा शिक्षण करवाया गया है, क्या आप उसी शिक्षण को उसी तरह उसी ढंग से क्या आप प्रस्तुत कर सकते हो? ग्रहण किया है यानी कि, और उनसे ये आशा की जा सके क्या वो उसी तरह यहाँ पर बच्चे प्रकट कर सकते हैं? अच्छा है, क्योंकि ये शिक्षण के लिए आकलन में सरल है। कैसे होगा भाई? ये प्रभावी आकलन युक्ति है, बिल्कुल नहीं हो सकती। सी ऑप्शन है समस्यात्मक है, बिल्कुल है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका प्रभावशाली ऑप्शन है, इसलिए सी ऑप्शन आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना साथियों कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। जो मूल्य है नैतिक है, नैतिक मूल्यों की बात हो रही है, इनका विकास का अर्थ क्या है? क्या मतारोपण के दूसरों पर आरोपण लगाना है, अंगीकरण करना है, स्वीकार करना है? भाई ये जो मूल्य है, जैसे महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, उनको अपन स्वीकार कर रहे हैं। केवल स्वीकार करने से काम नहीं चलता, अनुकरण करने से भी बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अगर हम उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, मानवीय मूल्यों की अगर अभिव्यक्ति करते हैं, हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एकदम इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की पूछा जा रहा है। दल और समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा वो जल्दी से बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर जो है वो है दल अथवा समूह में रहने की अवस्था। अब आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये तो अवस्था, लेकिन साथियों आपको पता होगा हरलोक की बात करें हम, एलिजाबेथ हरलोक की,
तो हरलोक ने जो है पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम बात करें, ये जो समय बताया था वो बताया था पूर्व 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 बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 मिनट देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन पहला ही होगा, क्योंकि दल अथवा समूह में रहने की अवस्था यह हरलोक, ये जो है उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है। ये जो विशेषता है ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। हरलोक के अनुसार ये पूर्व बाल्यावस्था है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान पर बल देता है। सीखने को किस प्रकार और रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, सी ऑप्शन है कि बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, और डी ऑप्शन है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना, लेकिन सुधार भी आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला है साथियों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपूर की गोली को खाने की वस्तु समझकर बालक अपने मुंह में रख लेता है। पियाजे के अनुसार यह है, ये क्या है? क्या आत्मसातीकरण है, समायोजन है, साम्य धारण है या संरक्षण है? भाई कपूर की गोली है, पहले बच्चा कोई गोली खाता होगा, है ना। अब उसी तरह की आपको उसको गोली मिल गई और उसने उठाकर उसको खा ली। ये क्या है साथियों? ये क्या है? उसने उस पूर्व ज्ञान को अपने आत्मसात कर लिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर परिवर्तन करता तो साथियों वो समायोजन हो जाता, लेकिन यह कोई परिवर्तन नहीं किया यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार आना, ये तो स्वाभाविक बात है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिएगा, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, तो ये क्या हो गया साथियों? अनुकरण हो गया, और अनुकरण द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है वो अधिगम नहीं होता, इसलिए जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन साथियों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। चढ़ना, भागना एवं फेंकना ये अभ्यास के द्वारा होता है, और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं साथियों? अधिगम कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? बात हो रही है विकास की, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है विकास की, तो इसके बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती, बिल्कुल कुछ निश्चित प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। बी ऑप्शन का है कि विकास का उद्देश्य वंशानुगत संबंधित क्षमता का विकास करना है, बिल्कुल ये भी राइट है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं, या फिर डी ऑप्शन है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते, बिल्कुल होते हैं साथियों। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप क्रिकेट खेलते समय अगर किसी के ये मान लो कि चोट लगे, तो आप वहाँ पर आपका जो है शारीरिक विकास भी प्रभावित होगा, इसलिए विकास के सभी क्षेत्रों में यहाँ पर क्या होता है? विकास के सभी क्षेत्रों में साथियों संभावित खतरे अवश्य होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपको करना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि यह है अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। डी ऑप्शन है कि स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अब साथियों यहाँ पर आपको दो जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज करेंगे। अब यहाँ पर कोई विद्वान मानता है कि ऑप्शन सी सही है और कोई विद्वान मानता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। मैंने आपको दोनों ही बता दिया है, आपको अपनी इच्छा के अनुसार इसको सही करना है, लेकिन मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों सी ऑप्शन। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा सही मानते हो, या आप किसी से इसको पूछ भी सकते हो। मेरे अनुसार मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। एक के अतिरिक्त सभी के कारण हो सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इससे बच्चा प्रभावित होगा। मंद बुद्धिता, अगर माँ मंद बुद्धि है तो बिल्कुल इससे भी क्या होगा साथियों? इससे भी क्या होगा?
यहाँ पर अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शैशव काल के समय दिमागी बुखार हुई तो दिमाग डैमेज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी बात करते हैं कि अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली बच्चे की अधिगम क्षमता कैसे प्रभावित करेगी? जो ऑप्शन डी है वो करना है आपको राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन जब उसकी आंखों से ओझल यानी कि आंखों से हट गई तो उसने उसकी खोज नहीं की। जब वह 9 महीने की हो गई तो वह इसे ढूंढती है। ये किस विकास को दर्शाता है? यानी कि पहले बच्ची कितने महीने की थी? 5 महीने की थी। जब उसके सामने एक ट्रेन आई, एक रेलगाड़ी आई, तो रेलगाड़ी देखी और जब वो निकल गई तो उसने उसको देखा नहीं, खोजा नहीं। लेकिन जब 9 महीने की हो गई तो 9 महीने के बाद उसने उस ट्रेन को खोजा। तो यहाँ पर पहले उसके पास क्या नहीं था? वस्तु स्थायित्व नहीं था, और अब क्या आ चुका है उसके पास? वस्तु स्थायित्व का गुण आ चुका है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कि बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से संबंधित है, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदित अनुदेशन से, या पारस्परिक शिक्षण से? साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑन दिस क्वेश्चन राइट आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा एक अर्जित योग्यता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बता दीजिएगा। तो साथियों मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन 25 अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। साथियों ये थे आज के 25 एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बेहतरीन सेशन। साथियों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी को जो है इसमें कुछ धनात्मक प्रभाव पड़ा होगा। साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तभी इस क्लास को लेता हूँ इस क्लास की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।